नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज का सवाल बड़ा है क्योंकि खबर बड़ी है। और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सेना के जनरल, पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल असीम मुनीर को उन्हीं के मातहत अफसरों ने सलाह दी थी, एन वक्त पर सलाह दी थी कि वो कश्मीर में एडवेंचर ना करें, कश्मीर में टेरर अटैक लॉन्च ना करें। पर इस जिद्दी जनरल ने किसी की नहीं मानी और अल्टीमेटली आईएसआई से कहकर इस टेरर अटैक को लॉन्च कराया। पहलगांव आतंकी हमले की साजिश रच डाली। और सच्चाई है कि इस जनरल ने ना सिर्फ पाकिस्तान को फंसा दिया है आज की तारीख में, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया है जहां दो न्यूक्लियर स्टेट्स में अब जंग की गुंजाइश है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है और जो पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले भी आ रही है कि ये जो अटैक का जो ऑर्डर दिया गया था ये टॉप से दिया गया था, आसिम मुनीर ने दिया था पर्सनली। एक्सपर्ट्स जो हैं पाकिस्तान के, यूरोप में बैठे हैं या यूएस में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, जिनके पास अच्छी खासी जानकारी है फौज में क्या हो रहा है, तो उनको है कि बल्कि आईएसआई ने मना किया था आसिम मुनीर को ऐसा मत कर, लेकिन आसिम मुनीर डटे रहे, अड़े रहे और उन्होंने अटैक किया अपने डोमेस्टिक रीजंस की वजह से, क्योंकि एक एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे वो अपनी सेना को और अपने लोगों को जोड़ना चाहते थे। अब दोस्तों, इस बड़ी खबर का खुलासा मैं आगे करूंगा और आगे इस वीडियो में आज मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि इस वक्त चीन को लेकर भारत में क्या सोच चल रही है और चीन क्या वाकई पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा या हिंदुस्तान मनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं चीन विड्रॉ कर सकता है, न्यूट्रल पोजीशन में आ सकता है चीन, जिस तरह से वो 1971 में आया था। इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। मैं वो टारगेट भी आपको बताने जा रहा हूं हिंदुस्तान की फौज का जो पाकिस्तान के अंदर है। वो टारगेट भी आप सुनेंगे आगे वीडियो में। लेकिन एक बात यहाँ शुरू में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जनरल मुनीर ने जिस तरह से अपने लेवल पर जिद करके इस साजिश को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबसे मुश्किल दौर में, ये 75-76 वर्षों में जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, सबसे मुश्किल और सबसे कमज़ोर दौर में आज की तारीख पे पाकिस्तान खड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई सरकार, कोई भी चुनी हुई सरकार किसी भी देश की, जब किसी जनरल के आगे घुटना टेकती है तो फिर हालात पाकिस्तान जैसे ही होते हैं। और आज की तारीख में जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान में वाकई इमरजेंसी जैसी स्थिति बना दी है। अब दोस्तों, इमरजेंसी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पर गौर करें तो जनरल मुनीर ने आज की तारीख में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं वो बॉर्डर के पास खड़े कर दिए, तैनात कर दिए। इसके अलावा जो फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज है, उसको वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर मोबिलाइज़ कर रहे हैं। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी मदरसे हैं, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको खाली कराया जा रहा है पीओके से, मुजफ्फराबाद के इलाके से, रावलाकोट के इलाके से। और यही नहीं है, वहाँ पर जो भी टूरिस्ट सेंटर है, खासकर नीलम घाटी जो एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पीओके में, वहाँ के जितने होटल हैं, जितने गेस्ट हाउस हैं, वो खाली कराए जा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि अगले 10 दिन के लिए, फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, सब कुछ ठप कर दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा इमरजेंसी जैसी स्थिति है वहाँ पर। अब जनरल मुनीर ने सिर्फ एक गलती नहीं की दोस्तों, उन्होंने ना सिर्फ अपने मातहत अफसरों को दरकिनार करके उनकी राय को कश्मीर में अटैक लॉन्च किया, बल्कि वो चाह रहे थे कि किसी तरह से जब वो कश्मीर पर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान को यूनिफाई करने की कोशिश थी। पाकिस्तान को एक मंच पर लाना चाह रहे थे वो, क्योंकि बलूचिस्तान में स्थिति बेकाबू हो रही थी, वहाँ पर लगातार आतंकी हमले हो रहे थे। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पर तालिबान समर्थित आतंकी वो लगातार मिसाइल अटैक कर रहे थे पाकिस्तान के भीतर, और एक बहुत बड़ी सिचुएशन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर थी पाकिस्तान के लिए। वो चाहते थे कि किसी तरह से इसको डाइल्यूट करने के लिए अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहे थे, अपनी कुर्सी को भी कहीं ना कहीं मजबूत करना चाह रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। बलूचिस्तान में स्थिति और ज़्यादा बेकाबू है, और जहाँ तक अफ़गानिस्तान बॉर्डर की बात है,
तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता खुद कह रहे हैं कि तालिबान भारत के साथ खड़ा हो रहा है, निशाना पाकिस्तान पर है। लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। अब दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो सेना है, प्रोफेशनल सेना है, और आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्मी है इस वक्त पूरी दुनिया में। भारत की जो फौज है इस वक्त, उसकी कोशिश है कि उरी में जिस तरह से 2016 में उरी हमले के बाद जो भारत ने रिटेलिएट किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जाके, या फिर बालाकोट पर हवाई हमला किया था 2019 में, पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 40 जवान CRPF के मारे गए, तो उस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या फौरी कार्रवाई जिसे कह सकते हैं, वो इस वक्त फ़ौज नहीं करना चाह रही। हमारी फ़ौज इस वक्त पाकिस्तान की सेना से एक फाइनल हिसाब करना चाहती, और जिस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, मैं सारे तो आपके सामने नहीं रख सकता ऐसे माहौल में, और मैं आगे अपने एक्सपर्ट से बात करूंगा, टॉप डिफेंस एक्सपर्ट से। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना ज़रूर चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान चाहता है, हिंदुस्तान की फ़ौज चाहती है कि पाकिस्तान को इस बार कन्वेंशनल वॉर में, युद्ध में उसको घेरा जाए, और लंबे समय तक घेरा जाए, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, सो दैट पाकिस्तान की कमर टूटे, आर्थिक कमर टूटे। और ये जो पाकिस्तान सेना का सेटअप है, जिसके नीचे सब कुछ है, जिसके नीचे पाकिस्तान का लोकतंत्र है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, उस सिस्टम को हिंदुस्तान तोड़ना चाहता है। यानी कहीं ना कहीं टारगेट पर रावलपिंडी है, जहां जनरल हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान के सेना के सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश है, और इसलिए जब भी युद्ध होगा तो फिर वो लंबा चलेगा, क्योंकि हिसाब तभी होगा। अब दोस्तों, भारतीय फ़ौज का जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपके साथ उसका कुछ आइडिया शेयर किया है। कहीं ना कहीं अगर ये आप मकसद देखें हिंदुस्तान की फ़ौज का, कि पाकिस्तान की आर्मी को पूरी तरह से रैप अप कर देना, डिसमेंटल कर देना, सिस्टम को ही चेंज कर देना। लेकिन यहाँ पर एक बैरियर है, और वो बैरियर जो है वो चाइना है, शी जिनपिंग, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के दूसरे बॉर्डर पर परेशानी का सबब बन सकते हैं। अब चीन जो है क्या करेगा? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाएगा या चीन तटस्थ रहेगा? मुझे लगा कि ये भी एक बड़ा सवाल है जनरल मुनीर के अलावा, क्योंकि जनरल मुनीर की जो जिद है, जनरल मुनीर का जो अहंकार है, या जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को ग्रिप कर रखा है, उसके पीछे यही शख्स हैं। शी जिनपिंग का कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिखता है। ये आशीर्वाद युद्ध के दौरान चीन का मिलेगा जनरल मुनीर को कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और चाइना के इस क्वेश्चन को लेकर दोस्तों आज बेहद ही नायाब शख्सियत आपके सामने में लेके आया हूँ, वो हैं अतुल अनेजा। ये एकमात्र ऐसे हिंदुस्तान के पत्रकार थे जिन्होंने चाइना में रह के कई बरस रिपोर्टिंग की, चाइना की रग रग से वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान की भी रग रग नस नस से वाकिफ़ है। मुझे लगता है कि अतुल अनेजा साहब को सुनना चाहिए। आज की तारीख में चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इनसे बड़ा और इनसे निडर और बेखौफ मुझे लगता है, कम से कम मेरी नज़र में, कोई एक्सपर्ट नहीं है। इनको सुनिए, तस्वीर एकदम खुलकर सामने आएगी। मेरा सवाल यह है कि अगर हम उरी का हमला देखें और हम अगर पुलवामा का हमला देखें, तो भारत ने 10-12 दिन के अंदर स्ट्राइक कर दी। लेकिन अनेजा साहब, इस बार भारत बहुत स्टेडी है, मतलब वक्त जो है, वक्त से कहीं ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है सही वक्त का, कि कब हम हमला दें, कब हम हमला करें। क्या आपको लगता है कि भारत इस बार सोच समझकर गहरी स्ट्राइक करना चाहता है? क्या इस बार वाकई पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ देना चाहता है सेना की? इस बार क्या वो आइस पाइस नहीं खेलना चाहता कि गए, मारे और लौट आए? इस बार कुछ प्लानिंग लंबी है क्या अनेजा साहब? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि ऑब्जेक्टिव बड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक से बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होते। आप जाते हैं, टैक्टिकल कुछ गेन करते हैं, फिर आ जाते हैं। अब सामरिक गेन करना है, स्ट्रेटेजिक गेन करना पाकिस्तान के ऊपर।
अब उसके लिए इसीलिए प्लानिंग जो होगी वो बहुत ही 360 डिग्री सोच की होगी, सारे एंगल्स को देख के कि सक्सेस जरूरी है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एक फंडामेंटल चेंज लाने का ऑब्जेक्टिव होगा पाकिस्तान में। अब फंडामेंटल चेंज कई तरह से आ सकता है, लेकिन एक तरह से एक डिसीजन मुझे लगता है कि हो गया है कि हम फंडामेंटल चेंज चाहते हैं। हम पाकिस्तान को कंप्लीटली, मतलब पाकिस्तान शुड नॉट बी अ टेररिस्ट स्टेट, मतलब टेरर फ्री करना चाहते हैं अपने आप को हम परमानेंटली। वो टेरर फ्री कैसे करेंगे? जब वहां पर जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से खत्म हो, बेसिस खत्म हो, ट्रेनिंग खत्म हो, और जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो पाकिस्तान में वो भी अपने आप को टेररिज्म से अलग रखे। ये तीन चीजें हैं। अगर ये तीन चीजें हम अचीव करते हैं तो फिर हमारा ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। तो क्या लेकिन आपको सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा। क्या आपने नहीं, ठीक है, आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कोई मतलब हल नहीं होता, सिर्फ आप जाके धमका देते हैं, डरा देते हैं, कपकपी आ जाती पाकिस्तान को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर कुछ दिन के बाद फिर वही हम उसकी जो है वही एक्शन देखते हैं। आपका ये कहने का मतलब है कि इस बार पाकिस्तान सेना को ही सबसे बड़ी चोट लगने जा रही है, और हो सकता है कि जनरल मुनीर जो मास्टर माइंड हैं पहलगाम हमले के, इनका ही तख्ता पलट दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैं आपसे सहमत इस बात से हूं कि जो टारगेट है, टारगेट मिलिट्री है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है और जो पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले भी आ रही है कि ये जो अटैक का जो ऑर्डर दिया गया था ये टॉप से दिया गया था, आसिम मुनीर ने दिया था पर्सनली। बल्कि एक तो पाकिस्तानी मीडिया में कई जगह, पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं, एक्सपर्ट्स जो है पाकिस्तान के, यूरोप में बैठे हैं या यूएस में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, जिनके पास अच्छी खासी जानकारी है फौज में क्या हो रहा है, तो उनको है कि बल्कि आईएसआई ने मना किया था आसिम मुनीर को ऐसा मत कर, लेकिन आसिम मुनीर डटे रहे, अड़े रहे, और उन्होंने अटैक किया अपने डोमेस्टिक रीजंस की वजह से, क्योंकि एक एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे वो अपनी सेना को और अपने लोगों को जोड़ना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा अपनी तरफ जा रहा था, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम सेपरेटिज्म की तरफ बहुत तेज जा रही थी, सिंध में अलग प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसको यूनिफाई करने के लिए कि भी एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम सब मिल जाएंगे, ये एक रणनीति लगती है आसिम मुनीर की, और उसके तहत उन्होंने ये अटैक ऑर्डर किया। अब जो चक्कर है, अब जो आपने सवाल पूछा भारत क्या करेगा, भारत पर्सनल वेंडेटा पे नहीं होता ऐसे कि भी इस मुनीर को एक तरह से जो संस्था है मिलिट्री और उसका जो ढांचा जिसमें आईएसआई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो ढांचा हमें सूट नहीं करता। तो बेसिकली हमारी टारगेटिंग जो होगी, टारगेटिंग का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि फिजिकली टारगेट आप बमबारी करोगे, कि भाई इसको किसी तरह से नष्ट करना है। उसके कई तरीके हो सकते हैं, कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, ऑब्जेक्टिव इज मिलिट्री। और मुझे लगता है कि मिलिट्री का अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर जरूरी होता है, हम आगे इस बात को बढ़ा सकते हैं कि आपकी जो एंटी मिलिट्री फोर्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर ही, बहुत अनपॉपुलर है मिलिट्री इस वक्त, इमरान खान को जब से उन्होंने कैद किया है, हमें हो सकता है हम उस पर राइड करें कि भाई हम जुड़े हैं, डायरेक्टली नहीं सही, इनडायरेक्टली, बहुत तरीके होते हैं जुड़ने के, कि हम एक जो बवाल पाकिस्तान में ऑलरेडी एंटी मिलिट्री चल रहा है उसमें हम शामिल हो जाएं और तख्ता पलट जाए मिलिट्री का, एक सिविलियन गवर्नमेंट आ जाए। जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो जनरल हेडक्वार्टर है या उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर है या बॉर्डर पे जो पाकिस्तान का जो सेना का सेटअप है, उसको डिसमेंटल किया जा, उसको बम्बार्ड किया जा सकता है? वो टैक्टिकल चीजें हैं दीपक जी, वो इस वक्त कहना कि टैक्टिकली क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये तो ग्राउंड पे उस समय की स्थिति को देख के होगा। उसका ऑब्जेक्टिव आपको लगता है तनेजा साहब, क्योंकि एक बहुत समय आपने फोकस किया है डिफेंस पर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से अगर युद्ध लंबा खिंच गया, मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो पाकिस्तान की सेना के साथ साथ आर्थिक जो रीढ़ है वो भी टूट जाएगी, पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा पाकिस्तान, और वही भारत चाहता है, सेना चाहती है? वो तो लंबा जरा भी खींचेगा, पाकिस्तान के पास स्टेमिना अभी नहीं है। आप एक चीज देखिए कि दो फ्रंट्स पे है,
सबसे बड़ा फ्रंट है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान की तरफ जो टीटीपी के हमले हो रहे हैं, बलोच के हमले हो रहे हैं, वो उनका ईस्टर्न बॉर्डर पे नहीं है फोकस, मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट उधर है। अब अगर और अब वहां से सेना को निकाल के काफी हद तक, क्योंकि सीमित है पाकिस्तान की सेना, उसको ईस्टर्न फ्रंटियर हमारी तरफ ले आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, जो बॉर्डर अफगानिस्तान से लग रहा है, जहां पर पश्तून नेशनलिज्म जागा हुआ है, जब बलोच नेशनलिज्म जागा है, वहां पर अब खाली कर रहे हैं या कमजोर करते हैं अपनी प्रेजेंस को, तो क्या वहां उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई? अगर वैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बिना लड़े हम शायद कुछ हमारे लिए कुछ फायदेमंद हो। अगर इसकी वजह से बलोच इंसर्जेंसी को और तीव्रता मिले और वो एक सक्सेस की तरफ जाए, तो एक तरफ से पाकिस्तान का एक हिस्सा, एक अंग उठने की स्थिति पे आ जाता है। क्या वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव वो सही रहेगा? क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि पाकिस्तान की आर्मी, जनरल मुनीर, इनका तख्ता पलट करके कहीं ना कहीं इमरान खान के लिए रास्ता खोल दिया जाए? क्या इमरान खान माइनस पाकिस्तान आर्मी वो हिंदुस्तान के लिए ज्यादा सूट करता है? मुझे लगता है कि ये ट्रैक हमें खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें और बड़े ऑब्जेक्टिवली, तो अगर कोई पॉपुलर लीडर इस वक्त पाकिस्तान में है, अगर इलेक्शन होती है तो इमरान खान जीतेंगे, उसमें मुझे शक नहीं है। काफी देर से उसको स्टडी कर रहा हूं मैं इसको। तो अगर पॉपुलर सपोर्ट इमरान खान के साथ है, और इमरान खान की पर्सनालिटी हम जानते हैं, इमरान खान ने तो ऑलरेडी ब्यूगल जो है फौज के अगेंस्ट बजा दिया था, ये हम देखते हैं वो बाजवा के टाइम से। अगर पुराने वीडियो देखें तो आपको बहुत नजर आएगा, बहुत ही साफ शब्दों में नकारा है फौज को। तो अगर इमरान खान आते हैं तो मेरे समझ से इमरान खान विल बी अ ट्रू लीडर, और जो फौज है जो है पहली बार एक सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे आएगी, कंट्रोल सिविलियन गवर्नमेंट के पास होगा और वो पर्सनालिटी फैक्टर उसमें आता है। एक तरह से इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर रहे हैं एक से। आप बड़ी बात कह रहे हैं। अतुल अनेजा डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं, कई साल इन्होंने चाइना में बिताए, पाकिस्तान को देखा बरसों बरस। इनका ये कहना है कि अगर ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार पाकिस्तान में है जिसके अंडर में सेना का चीफ हो, सेना उसके अंडर में हो, तो बात हो सकती पाकिस्तान से। तब तो कुछ हमारी जो आप कह सकते हैं पड़ोसी का जो धर्म है वो कहीं ना कहीं हम चीजों को सुलझा सकते हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान की सेना ऊपर रहेगी, प्रधानमंत्री कठपुतली रहेंगे, तब तक यही चीज चलती रहेगी। और भारत का ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान की सेना को डिसमेंटल करो। अगर पाकिस्तान की सेना डिसमेंटल होती है, कहीं ना कहीं उसकी ताकत कम होती है, तो आईएसआई की ताकत कम होगी, टेररिस्ट कैंप्स की ताकत कम होगी, और तब भारत जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद से मुक्ति पा सकता है, या एक रास्ते की शुरुआत हो सकती है। एक चीज और तनेजा साहब बताइए, आप कई साल चाइना में रहे, बहुत कम पत्रकार हैं जिन्होंने चाइना में जाके रिपोर्टिंग की, आपने करी और बरसों बरस की। क्या आपको लगता है चाइना एक बड़ा फैक्टर है? चाइना पाकिस्तान के साथ जाएगा अगर युद्ध होता है, या चाइना न्यूट्रल रहेगा? और न्यूट्रल रहेगा तो क्यों रहेगा, साथ जाएगा तो क्यों जाएगा? देखिए, चाइना अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। चाइना को राइज ऑफ चाइना चाहिए, उसके लिए बेल्ट एंड रोड, सीपैक वगैरह वो सब जरूरी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा पुराना इनर्शिया चल रहा है, जो एक तरह से शीत युद्ध जब चल रहा था तब से जो चाइना है, चाइना और पाकिस्तान के संबंध बहुत घनिष्ठ रहे थे। बल्कि तीन, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, हमारे साथ सोवियत संघ, ये इक्वेशन थी कोल्ड वॉर के बाद। अब लेकिन वो स्थिति नहीं है। लेकिन चाइना में एक इनर्शिया है कि भाई पाकिस्तान के साथ रहो, ठीक है। अभी तक जो स्टेटमेंट आए हैं वो भी प्रो पाकिस्तानी आए हैं कि भाई न्यूट्रल इंक्वायरी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जो पाकिस्तान की भाषा है वो चीन ने कही है। तो लेकिन स्थिति बदल गई है। चाइना इस वक्त घिरा हुआ है अमेरिका से, और जो कंटेनमेंट है अमेरिकन एलाइज हैं, और उसको इस प्रेशर में है इस वक्त, स्पेशली आर्थिक जो उनका जो चल रही है सिचुएशन, कि उसको ऑल्टरनेटिव्स चाहिए। अभी कजान में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मीटिंग हुई शी जिनपिंग की,
उसके बाद अजीत डोभाल गए, जयशंकर की मीटिंग्स। तो एक तरह से चाइना में एक बात घर कर रही है कि शायद हमें भारत के साथ एक अच्छा ट्रैक खोलने की जरूरत है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से पनपी नहीं है बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना क्या करेगा इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन एक डायलॉग जरूर बनता है चाइना के साथ भारत का। कोवर्ट डायलॉग हो, बैक चैनल हो, लेकिन ये जरूरी है चाइना को बताना कि भाई अगर आप पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं आपके बनते हैं। स्पेशली अगर आसिम मुनीर के साथ जाते हैं तो जो पाकिस्तान की जनता है जो इमरान खान के साथ है वो आपके खिलाफ हो जाएगी। और अगर आप जाते हो आसिम मुनीर के साथ और इस अंडरस्टैंडिंग में कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस परमानेंटली आप हटा दोगे पाकिस्तान में, जैसे आपने अफगानिस्तान में एक तरह से हट गया है, वैसे पाकिस्तान में अमेरिका का इन्फ्लुएंस हट जाएगा, तो अमेरिका भी पलटवार करेगा। और हमें देखा है कि अमेरिका और बलोच लिबरेशन आर्मी के पुराने ताल्लुकात हैं। ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो अगर आप मुनीर के साथ जाते हैं, आसिम मुनीर के साथ, और इधर से बलोचिस्तान खो देते हैं तो आप ग्वादर खो देते हैं। आप अपना बेल्ट एंड रोड का जो हब है, सीपेक जिसको फ्लैगशिप कहते हैं बेल्ट एंड रोड जी, उसको एक तरह से बहुत बड़ी हानि मिलती है। तो एक तरह से चाइना, वुड यू वांट टू गो विद आसिम मुनीर स्टिल एंड लूज बलोचिस्तान? तो ये बात करने की जरूरत है चाइना के साथ कि आप ये आपका बातचीत दिल से क्या कहता है कि क्या चाइना चाइना इस पचड़े में फंसेगा, इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, या पर्दे के पीछे से रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान से बिजनेस भी चाइना का काफी ज्यादा है। देखिए, तीन ऑप्शन है। एक, अपनी फौज पीएलए साथ में ज्वाइन कर जाए पाकिस्तान के। मुझे नहीं लगता ये होगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकती, वो उसके रीजंस हम बाद में देख सकते हैं। जी, ऑप्शन बी कि असला बारूद और मिलिट्री सपोर्ट इंटेलिजेंस पाकिस्तान को दे, जी, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम चाइना को बताएं कि इसकी कॉस्ट होगी, कि जो भारत की जो ऑल्टरनेटिव मार्केट या इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होगी, तो जियो इकोनॉमिकली आप भारत को खो देंगे, तो एक बार्गेनिंग चिप है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी, आप और आगे बढ़ के साइबर अटैक्स अपनी टेक्नोलॉजी एआई वगैरह का यूज करके करें, वो ऑप्शन भी कम है, मिडिल ऑप्शन हो सकती है। तो इसलिए मेरा अपनी गट फीलिंग है कि चाइना कैन बी मैन्यूवर्ड एट दिस टाइम। आप कोशिश करने की बहुत जरूरी है। और अगर हमारे को मिल जाता है वो एश्योरेंस कि चाइना नहीं किसी भी तीनों फॉर्म्स में नहीं करेगा इसके अंदर और न्यूट्रल रहेगा, तब हमारे मिलिट्री ऑप्शन ज्यादा खुलते हैं। तब जी। कश्मीर का भी ऑप्शन फिर अलग बात हो जाती है। बड़ी बात आपने कही, आपने 3 बातें कही। आपने कहा कि अ, चाइना जो है कहीं न कहीं बहुत मुश्किल है कि वो सीधे तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि चाइना के लिए इस वक़्त ख़ासकर जब जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उनके जो फ़ैसले हैं वो चाइना पे भारी पड़ रहे हैं। चाइना की अपनी आर्थिक परिस्थितियाँ जो हैं बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसे में चाइना जो है इस युद्ध में पाँव फँसाना नहीं चाहेगा। तीसरी चीज़, चाइना भारत जैसा एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट खोना नहीं चाहेगा। सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एक सलाह दे रहे हैं अतुल जी, कि कहीं न कहीं भारत को बातचीत करनी चाहिए, मन टटोलना चाहिए, जिस तरह से 1971 में इंदिरा गांधी को इनपुट मिली थी कि भई चाइना जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, और तब इंदिरा गांधी फुल फ्लेजेड एक वॉर की तरफ बढ़ती हैं। तो ये अगर फीलिंग मिलती है तो भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होगा। आखिरी सवाल बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन दोस्तों के सवाल होते हैं इसलिए मैं वो सवाल आपके सामने रखता हूँ। आपको लगता है कि देर-सवेर भारत की सेना, भारत की फ़ौज मूड बना चुकी है फाइनल हिसाब-किताब करने का? हाँ, फौज के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी है, फौज के मूड की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्योंकि फौज तो अपना काम करेगी प्रोफेशनल तरीके से, वो हमेशा तैयार रहती है। लेकिन उससे भी ऊपर जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ही पड़ता है और कुछ जल्दबाजी नहीं करनी। तो फौज की तरह से मुझे इन टर्म्स ऑफ मोरल, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी मुझे लगता है, लेकिन कि हमें फ्रैंकली, अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं एनालिसिस करूँ जी, भारत की जो हमारा जो असला बारूद, हमारा जो आर्सेनल है,
तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारी एयरफोर्स को और तगड़े होने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इज नॉट बैड। जहां तक आप जमीनी आर्मी की बात करते हैं, आर्मर की बात करते हैं, भारत का पलड़ा बहुत भारी है पाकिस्तान से। और नेवी में भी, नेवी इज गुड। नेवी, पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 2 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं, बाकी रिट्रोफिट पे गई हुई हैं। तो अगर आप उन 2 सबमरीन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं तो आपकी ऑलमोस्ट पूरी डोमिनेंस आ जाती है। तो नेवल साइड इज गुड कंपेयर टू पाकिस्तान। और चाइना अपनी भेजेगा नहीं कोई सबमरीन्स वगैरह, आई डाउट कि वो डायरेक्टली आएंगे उसके अंदर, बिकॉज चाइना को अपना राइज देखना है। वो किसी भी वॉर में भी पड़ना नहीं चाहता, इवन ताइवान में नहीं जा रहा, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ 2050 तक लेके जानी। क्या एक चीज और पूछ सकता हूँ कि जो पाकिस्तान के F-16 हैं या फिर उनके जे सीरीज के जो चाइनीज फाइटर प्लेन है, उनसे बेटर है हमारा जो राफेल है या सुखोई है? देखिए, राफेल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल है, स्ट्राइक दूर से आप कर सकते हो, और एवियोनिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब क्वेश्चन आता है क्वांटिटीज का, कितने आपको राफेल चाहिए, ये मिलिट्री कैलकुलस में आना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम आ रही है जो MiG-21 के अपग्रेड्स हुए थे, ठीक है हुए थे, लेकिन तेजस हमारा उस तरह से नहीं पहुंचा जो उसको फिल करता उस गैप को, उसमें कमी आ रही। तो मुझे सिर्फ, बाकी हमारा कोर जो सुखोई 30 टेरिफिक है, रिलायबल, प्रूवन, सब कुछ ठीक। तो एक कटिंग एज और लाने के लिए एक ये चाहिए था, मतलब क्या जो ट्रम्प साहब जो बेच रहे हैं जेट, उनका जो F-35 है, एक तो महंगा बहुत होगा, पूरा क्वांटिटीज कितनी होगी, वो है तो बहुत वर्ल्ड का सबसे अच्छा मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर, ठीक है। तो कॉस्ट बहुत पड़ेगी, और कितने समय में आ सकता है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आपने आज ऑर्डर किया और कल पहुंच गए। इसका एक साइकिल होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके बाद वो आपके पास पहुंचता है। फ्लाईवे कंडीशंस पे कम, अनलेस कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो आप बिल्कुल डिफेंसिव में हो, अगर आप अलाइन तो फिर तो वो हमें थोड़ी फिक्सिंग चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो इतनी बड़ी कोई कमजोरी है जो हमें होल्ड बैक करेगी। मुझे लगता है जो चाइना फैक्टर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारा चाइना फैक्टर अगर हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है, फिर हमारी मिलिट्री ऑप्शंस सचमुच हमारी और खुलती हैं। जी, लास्ट क्वेश्चन, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की उरी 2016-2019 में पुलवामा का हमला होता है, दोनों बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और तीसरी बार पहलगांव होता है। तो क्या उरी पुलवामा के बाद पहलगांव में जो कुछ हुआ, जो भी हमने देखा वहां पर, नृशंस था, बहुत ही आप कह सकते हैं ट्रेजिक था भारत के लिए। क्या पहलगांव का जो स्केल होगा वो उरी और पुलवामा से कहीं ज्यादा बड़ा होगा इस मुझे बार? लगता है ऑब्जेक्टिव, दीपक जी, बड़ा होगा लड़ाई करके, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे जिसको हमने डिस्कस किया कि इस टाइम हम पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेंस जो है इवन डोमेस्टिकली ने खत्म करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। एक तरह से बहुत बड़ी बात, तो बड़ी बात कही जी। अतुल अनेजा साहब ने बड़ी बात कही, समय की मजबूरी थी, वरना मैं तो चाह रहा था कि कम से कम 2 घंटा बात, और मैं फिर इनको अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगा, क्योंकि इस तरह के जो ब्रेन हैं, इस तरह के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, और जो तटस्थ हैं, अतुल अनेजा जैसा एक्सपर्ट आज हिंदुस्तान में बहुत कम है। मैं इनके सामने कह रहा हूं, और मैं इनको इसलिए फॉलो करता हूं। इनका ये कहना है कि इस बार की जो लड़ाई है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है हिंदुस्तान का, वो पुलवामा से या उरी से कहीं ज्यादा बड़ा है। और एक ऑब्जेक्टिव जो इन्होंने हिंट किया कि पाकिस्तान के सेना के वर्चस्व को खत्म करना है, और सेना का वर्चस्व अगर खत्म होता है तो पाकिस्तान में भी जनतंत्र जो है सही तरह से बहाल होगा, और ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं जो ISI खेल कर रही है पिछले 25-30 वर्षों से, इस पर भी विराम लगेगा। अनेजा साहब, आप आए, सो मच थैंक्स टू यू, टन्स ऑफ थैंक्स टू यू, एंड सो नाइस आपको सुनना, और बेहतरीन हिंदी बोली। हालांकि पत्रकार आप अंग्रेजी के हैं, चाइना में रहे, विदेशों में रहे, रिपोर्टिंग करते रहे, बहुत अच्छी आपने हिंदी बोली, बहुत आसानी से समझाया। थैंक यू सो मच, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द हमारे शो में फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।